हेलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी को ISO 27001 सर्टिफिकेशन की नीड है तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, क्या लेने की सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस है। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दे दूं। मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और मैं ISO 27001 का लीड ऑडिटर हूँ। ISO 27001 की फील्ड में मेरा लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है और बाय क्वालिफिकेशन मैं MBA हूँ और मैंने BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। तो ये थोड़ा सा मैंने अपनी जानकारी दी अपने बारे में। अब ISO के बारे में बात करते हैं, 27001 के बारे में। जनरल ओवरव्यू की बात करते हैं कि ISO जो है, ISO का मतलब क्या होता है। तो ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है ISO की। ISO का जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ISO जो है एक संस्था है और ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। अगर हम सिर्फ ISO की बात करें, ISO संस्था की बात करें, तो इस संस्था का काम है सिर्फ स्टैंडर्ड बनाना। इस संस्था का काम सर्टिफिकेट इशू करना नहीं है। लेकिन अगर हम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो फिर हमें सर्टिफिकेशन बॉडी से बात करनी होती है। चलिए आगे बात करते हैं कि अभी तक हम अगर ISO की बात करें तो ISO ने 19,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस फील्ड में किस किस टाइप के सर्टिफिकेशन बनाए होंगे। तो ISO 27001 जो सर्टिफिकेशन है वो उन 19,000 जो स्टैंडर्ड है उनमें से एक स्टैंडर्ड है और अभी भी वो स्टैंडर्ड बना ही रही है ये संस्था। ये मतलब पुराने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको अपग्रेड करती रहती हैं और नए स्टैंडर्ड के लिए भी काम करती रहती हैं एज पर मार्केट नीड। अगर हम बात करें किसी भी टाइप का सर्टिफिकेशन ISO की, तो ये हेल्पफुल होता है टेंडरिंग में, बिडिंग में। कई बार कस्टमर्स जो भी ISO लेना चाहते हैं वो मेनली तभी चाहते हैं जब उनको लगता है कि कोई टेंडर की रिक्वायरमेंट है या कहीं किसी प्रोजेक्ट में बिड करना है। लेकिन मेन हमारा मकसद ISO को लेने का सिर्फ यही नहीं होता है। ISO का जो मेन मकसद है वो है कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो प्रोसेसेस हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो मेथड है वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। और ISO 27001 की हर एक एम्प्लॉय को नॉलेज होनी चाहिए। ISO 27001 के हिसाब से आपका सिस्टम कंटिन्यूअली इम्प्रूव होता रहना चाहिए। और ISO सर्टिफिकेशन जब होता है कंपनी में 27000 मेनली, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, कंपटीशन भी लेस होता है, सेल भी बढ़ती है, प्रॉफिट्स भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ISO 27001 मोर और लेस में बात करूं तो ये डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। Applicable to all kind of industry like manufacturing, pharmaceutical। देखिए ये एक डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मेनली तो वो इंडस्ट्रीज इसमें के लिए सर्टिफिकेशन के लिए जाती हैं जिनका पास डेटा उनका बहुत क्रिटिकल होता है। तो अगर हम डेटा क्रिटिकल की बात करें तो IT इंडस्ट्री है जिसका डेटा बहुत क्रिटिकल होता है, BPO इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ इंडस्ट्री हो गई। तो मेनली ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है ISO 27001 सर्टिफिकेशन की। बट ये एक जेनरिक स्टैंडर्ड है, ये हर तरह की इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, फिर चाहे वो स्कूल हो, फिर चाहे वो पेट्रोल पंप हो। आप समझ सकते हो, मतलब एप्लीकेबल हर जगह है, बट हाँ मोस्टली एप्लीकेबल मतलब ज़्यादा डिमांड IT, BPO और हेल्थ इंडस्ट्रीज में ही रहती है। अब हम ISO सर्टिफिकेट की बात करते हैं 27001 की। तो सर्टिफिकेट जो है 3 साल के लिए वैलिड होता है। सर्टिफिकेट को आप किसी भी ISO सर्टिफिकेशन बॉडी से ले सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ISO सर्टिफिकेशन बॉडी वो रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन बॉडी होनी चाहिए और उनका कहीं ना कहीं से एक्रेडिटेशन भी होना चाहिए। मार्केट में बहुत लोग अनएक्रेडिटेड सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हैं। तो अनएक्रेडिटेड सर्टिफिकेट के लिए ना जाएं तो बेहतर होगा आप एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट लें। तो किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी से बात करने से पहले, सर्टिफिकेट लेने से पहले सर्टिफिकेशन बॉडी से जब आप बात करें
तो उनसे पूछें कि आपका एक्रेडिशन कहाँ का है। एक्रेडिशन बात करें तो एक्रेडिशन हर कंट्री का अपना अलग अलग एक्रेडिशन होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में एक बोर्ड है NABCB, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो NABCB जो है वो एक्रेडिटेशन बोर्ड है और NABCB से ऑथोराइज बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको हम सर्टिफिकेशन बॉडीज बोलते हैं। उसी तरीके से और अगर हम एक्रेडिटेशन बोर्ड की बात करें तो यूके का यूकास है, यूनाइटेड किंगडम एक्रेडिटेशन सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का एक कंबाइंड एक्रेडिटेशन बोर्ड है, उसको जैसेंज बोलते हैं, जॉइंट एक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यूएस की अगर हम बात करें तो वहां पे 2-3 एक्रेडिटेशन बोर्ड हैं। एक है आनब, अमेरिकन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, एक है IAS, एक है UAF यूनाइटेड एक्रेडिटेशन फाउंडेशन, और IAS इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम। तो ये इसी तरह के अगर जापान की बात करें और अगर आप मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है ना उनका एक अपना एक्रेडिटेशन बोर्ड होता है और एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है उसके अंडर में बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज हो सकती हैं। तो ना ही तो ISO सर्टिफिकेट इशू करता है, ना ही तो एक्रेडिटेशन बोर्ड इशू सर्टिफिकेट करता है, सर्टिफिकेट इशू सर्टिफिकेशन बॉडी ही करती है। ओके, अब आप बात करें कि सर्टिफिकेट लेने के लिए जो है ना आपको एक एक्रेडिटेशन बोर्ड होना चाहिए। और अगर आप जब सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आपकी कंपनी में सारे सिस्टम डिफाइंड हैं, सारे सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हैं, तो उसके बाद ही आप सर्टिफिकेशन के लिए जाएं। अब बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जैसे ISO का स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के हिसाब से उन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करता है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो ISO सर्टिफिकेशन के लिए जा सकता है, जहां पर एक थर्ड पार्टी या कैनेट सर्टिफिकेशन बॉडी वो उनका ऑडिट करेगी। ऑडिट 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 10 महीने का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसमें कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, कितनी यूनिट है। और इस तरह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से ही आपका डिपेंड करता है कि आपका ऑडिट कितने मैंडेज का होगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया ISO सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो पहले साल जो ऑडिट होता है उसको सर्टिफिकेशन ऑडिट कहते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड ईयर होता है वो होता है सर्वेलेंस ऑडिट, और थर्ड ईयर होता है उसको भी बोलते हैं सर्वेलेंस ऑडिट। तो पहला सर्वेलेंस ऑडिट और दूसरा सर्वेलेंस ऑडिट 1 साल पूरा होने के बाद पहला और 2 साल पूरा होने के बाद दूसरा सर्वेलेंस ऑडिट होता है। उसके बाद तीसरे साल आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, और जब आपका सर्टिफिकेट 3 साल पूरा होने के बाद एक्सपायर हो जाता है तो आपको रीसर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। अब बात करते हैं ISO 27001। ठीक है, ISO 27 सर्टिफिकेशन का एक जनरल ओवरव्यू मिल गया आपको। अब ISO 27001 की बात कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड एक्चुअली बात क्या करता है। जैसे कि मैंने बताया ये डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। सर्टिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरीके से क्लाइंट और अदर स्टेक होल्डर, जैसे क्लाइंट हो गया मतलब जो कस्टमर इसको लेता है, और अदर स्टेक होल्डर्स, कस्टमर के भी कस्टमर उसके स्टेक होल्डर है, कस्टमर के जो वेंडर है वो उसके स्टेक होल्डर है। तो इस तरीके से जो अदर स्टेक होल्डर हैं उनके अंदर एक विश्वास बनता है कि भाई अगर ये सर्टिफिकेशन किसी कंपनी के पास है तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा, कस्टमर मेनली ये सोचता है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री अगर IT इंडस्ट्री में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करा रही है तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री का आप समझ सकते हो कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सेफ रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर जो है अपना ऑनलाइन पासवर्ड सेव करता है, कस्टमर ऑनलाइन अपनी डिटेल्स डालता है, तो वो डेटा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और वो सेफ होना चाहिए। वो डेटा चोरी हो जाने के मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक तरीके से सर्टिफिकेशन अगर कंपनी के पास ISO 27001 का होता है तो कहीं ना कहीं एंड यूज़र या जो उनका कस्टमर है वो थोड़ा आश्वस्त हो सकता है कि कंपनी डेटा सिक्योरिटी को महत्व देती है और डेटा सिक्योरिटी से संबंधित ये प्रयास
लगातार करती रहती है और उनके पास सफिशिएंट सिस्टम है डेटा सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। ऐसी बात करें ISO 27001, ये प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, मतलब आप अपनी प्रोसेस डिफाइन करते हो, आप अपनी प्रोसेस को रिव्यू करते हो, आप अपनी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हो और आप अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू इम्प्रूव करते हो। तो प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पर कोई ऐसा इंस्पेक्शन नहीं होने जा रहा जैसे प्रोडक्ट इंस्पेक्शन की, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप अपने सिस्टम को, अपनी प्रोसेस को इस्टेब्लिश करें, इम्प्लीमेंट करें, मॉनिटर करें और इम्प्रूव करें। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं नहीं है, आप फर्दर भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ISMS को। तो एक लेवल अचीव करने के बाद हम हायर लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है किसी भी सिस्टम को, नॉट ISO 27001 को, किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने की ये जो जर्नी होती है वो कंटिन्यूअस होती है। पहले भी बता चुका हूँ, हर तरह की इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे कि मैंने बताया प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, तो आप बहुत सारे अपने प्रोसीजर डिफाइन करते हो। ये प्रोसीजर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं लाइक पासवर्ड मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिंग अनअटेंडेड वर्क स्टेशंस, मैनेजिंग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोलिंग रिमोट यूजर एक्सेस, मॉनिटरिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज, etc। तो इस तरीके से देखा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर ISO 27001 की बात करें तो उसमें 114 कंट्रोल दिए गए हैं और उन 114 कंट्रोल की बेसिस पे आप डिफाइन करते हो कि कौन सा कंट्रोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है और किस कंट्रोल, यानी आप एक रिस्क असेसमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का रिस्क है, कौन सा ऐसा रिस्क है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे वो डेटा लॉस हो, चाहे वो डेटा थेफ्ट हो, चाहे वो डेटा अल्टरिंग हो या कुछ भी हो। इस तरीके से आपको ये देखना है कि 114 कंट्रोल में कौन से कंट्रोल्स आपके एप्लीकेबल हैं। 114 कंट्रोल के अलावा भी कुछ कंट्रोल जो आपको लगते हैं नेसेसरी, इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, तो आप उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंप्लायंस ऑफ ए कंट्रोल इज डन एज पर द रिस्क आइडेंटिफाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोल जो है वो जैसा रिस्क होता है उस हिसाब से कंट्रोल का सिलेक्शन होता है। जरूरी नहीं कि 114 जो कंट्रोल है वो सारे आपके एप्लीकेबल हो, कुछ हो सकता है ना ही एप्लीकेबल हो, तो आप उनको स्किप कर सकते हो और बाकी सारे कंट्रोल्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे डिपेंड करता है, इसमें आपकी कोई प्रोफेशनल ही हेल्प कर सकता है। अगर आपकी इंडस्ट्री में, कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉई या कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो ISO 27001 को समझता है, तो वो भी इन चीज़ों को कर सकता है। अब बात करते हैं कि आप सर्टिफिकेट लेना है भाई, तो सर्टिफिकेट कैसे लें। तो सर्टिफिकेट जब मैं लेने की बात करता हूँ, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आप दो तरह की कंपनीज आपके साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। एक कंपनी ऑप्शनल है, एक टाइप का ऑप्शनल है और एक है मैंडेटरी। ऑप्शनल क्या है, आप कंसल्टेंट को इन्वॉल्व कर सकते हो। कंसल्टेंट ऐसा जिसको ISO 27001 के स्टैंडर्ड की पूरी नॉलेज हो और ISO 27001 के हिसाब से आपकी कंपनी में क्या क्या सुधार होने हैं, किस तरह के प्रोसीजर बनने हैं, कौन कौन से कंट्रोल आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल हैं, उस हिसाब से पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस बनाएं, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें, प्रोसेस को ऑडिट करें, इस तरीके से एक सिस्टम बनाएं। तो कंसल्टेंट का मेनली काम होता है मतलब एक सिस्टम बनाने का। तो एक कंपनी आप जो हायर कर सकते हो या एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल, वो फ्रीलांसर भी हो सकता है, वो ISO 27001 का कंसल्टेंट होता है। दूसरा होता है सर्टिफिकेशन बॉडी। तो आप देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने इन्वॉल्व किया वो कंसल्टेंट है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसको इन्वॉल्व कर रहे हो आप वो है सर्टिफिकेशन बॉडी। अब ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि सर्टिफिकेशन बॉडी कभी कंसल्टेंसी नहीं कर सकती, ये ISO का अपना खुद का रूल है। तो अगर एक ही कंपनी सर्टिफिकेशन भी कर रही है और वही कंपनी कंसल्टिंग भी दे रही है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप मतलब गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो और आप ऐसी कंप्लेंट भी ISO की जो गवर्निंग बॉडी है IAF, आप उनको कर सकते हो। ओके, बात करते हैं स्टेप्स की। तो पहला स्टेप है ISO 27001 अवेयरनेस ट्रेनिंग। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉइज को, चाहे वो सीनियर मोस्ट हो चाहे वो जूनियर लेवल एम्प्लॉय हो, उसको
ISO की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए एक अवेयरनेस ट्रेनिंग का सेशन आप प्लान करते हो और ट्रेनर को इन्वॉल्व करते हो, ट्रेनर ट्रेनिंग देता है। उसके बाद बात आती है कि भाई सबको अवेयरनेस हो गई, अब हमें ये देखना है कि ISO 27001 के हिसाब से आपके यहाँ क्या क्या कमियां हैं। इसके लिए आप एक गैप एनालिसिस करते हो। गैप एनालिसिस का मतलब सिंपली यही होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ऑलरेडी हो रही हैं। हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर सिस्टम का पासवर्ड पहले से ही पासवर्ड मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो सकता है पहले से ही एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हो। तो मतलब गैप एनालिसिस में जो कंसल्टेंट है वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो एक गैप एनालिसिस रिपोर्ट भी कर सकता है। गैप एनालिसिस के साथ साथ वो एक रिस्क असेसमेंट भी करेगा कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के रिस्क हैं, ठीक है। और गैप एनालिसिस जो है वो कर सकता है बेसिस ऑफ द जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के 114 कंट्रोल है उनको ध्यान में रख के वो गैप एनालिसिस कर सकता है, रिस्क असेसमेंट करता है। तो रिस्क असेसमेंट और गैप एनालिसिस करने के बाद वो एक SOA डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये डॉक्यूमेंट ये दिखाता है कि भाई इस तरह के आपके यहाँ रिस्क हैं और इन रिस्क के लिए आपके यहाँ इस तरह के कंट्रोल्स की ज़रूरत है और इसके लिए इस टाइप के प्रोसीजर बनने चाहिए। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसको SOA बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अब जब आपके यहाँ ये आइडेंटिफाई हो गया किस तरह के रिस्क हैं और किस तरह की प्रोसेसेस होनी चाहिए, उसके बाद आप प्रोसेस डिफाइन करते हो। प्रोसेस डिफाइन होने के बाद प्रोसेस की ट्रेनिंग होती है, प्रोसेस ट्रेनिंग के बाद प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके साथ साथ आप एक इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ एक बार जब सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है, आपके यहाँ प्रोसेसेस इंप्लीमेंट हो जाती हैं, तो एक प्लान इंटरवल के बाद चाहे वो 3 महीना हो या मैक्सिमम 6 महीना रख सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, आप अपने यहाँ इंटरनल ऑडिट का एक सिस्टम बनाए। इंटरनल ऑडिट होता क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट, ये क्रॉस फंक्शनल ऑडिट होता है जिसमें एक डिपार्टमेंट, एक इंडिविजुअल दूसरे डिपार्टमेंट को ऑडिट करता है, दूसरे डिपार्टमेंट का जो एक इंडिविजुअल है वो तीसरे डिपार्टमेंट को ऑडिट करता है, सब लोग एक दूसरे का ऑडिट करते हैं। ऑडिट जो है वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ऑडिट जो है जो आपने प्रोसेस और प्रोसीजर डिफाइन करी है उसके हिसाब से होता है। ऑडिट का जो मुख्य पर्पज होता है वो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या है और मतलब जो प्रोसेस के हिसाब से कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो इन इम्प्रूवमेंट्स को हम उनको नोट डाउन करते हैं। ये एक तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग मिशन नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का मिशन होता है इंटरनल ऑडिट। और इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह के इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है प्रोसेस में लिखी हो, हमने फॉलो ना करते हैं, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी प्रोसेस में कमी है, हमने ज़्यादा चीज़ें लिख रखी हैं फॉलो करने को, या तो हमारे कंपनी के बंदे को उसकी अवेयरनेस नहीं है, या अवेयरनेस होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, उस तरह का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है कि जो कंपनी जो बंदा है वो ही थोड़ा सा उसको और अटेंशन चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, या किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है जो उसको वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इंटरनल ऑडिट में ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ तक का रोल जो होता है वो कंसल्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसके बाद रोल आता है सर्टिफिकेशन बॉडी का। सर्टिफिकेशन बॉडी जब आपको लगता है कि ISO 27001 के हिसाब से आपने सारे प्रोसेस बना लिए हैं, सारे प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो आप सर्टिफिकेशन बॉडी को कॉल करते हो। सर्टिफिकेशन बॉडी सबसे पहले स्टेज 1 ऑडिट करती है, फिर स्टेज 2 ऑडिट करती है। स्टेज 1 ऑडिट में वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है सर्टिफिकेशन बॉडी की आपने जो सिस्टम बनाया है क्या वो ISO 27001 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है या नहीं बनाया है, अगर उसमें कोई कमियां हैं। मेनली जो सिस्टम की बात करती है, मतलब मेनली डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स देखती हैं, मेनली देखती हैं आपका स्कोप क्या है, मेनली देखती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो मेन पर्पज स्टेज 1 ऑडिट का है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है। इम्प्लीमेंटेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है स्टेज 1 में। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 2 ऑडिट में आप इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हो कि प्रोसीजर आपके जो डिफाइन है उसके हिसाब से अपने। तो स्टेज 2 ऑडिट तभी होता है जब स्टेज 1 ऑडिट हो जाता है, और स्टेज 1 ऑडिट में अगर ऑडिटर को कोई कमियां लगती हैं तो वो स्टेज 1 ऑडिट के दौरान बताता है, और उन कमियों को पूरा करने के बाद ही ऑडिटर या सर्टिफिकेशन बॉडी
स्टेज 2 ऑडिट प्लान करती हैं, फिर स्टेज 2 ऑडिट में फिर ऑडिट होता है, या आप इस बार ज़्यादा फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन अगर आपका अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन आईएसओ के हिसाब से प्रॉपर हो रखा है, तो सर्टिफिकेशन बॉडी आपको जो है रिकमेंड कर देती है ऑन द डे ऑफ ऑडिट कि आपको सर्टिफिकेशन का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट जो है उसके बाद स्टेज 2 ऑडिट में जो एनसी होती है उसका एक क्लोजर बना के आपको सर्टिफिकेशन बॉडी को विद इन ए मंथ भेजना पड़ता है। जैसे ही आप अपना क्लोजर भेजते हैं, साथ के साथ ही सर्टिफिकेशन बॉडी सर्टिफिकेट भी इशू कर देती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद, उसके बाद आपका सर्वेलेंस ऑडिट 1 साल के बाद आता है, वो भी सर्टिफिकेशन बॉडी ही करती है। इस ऑडिट में यही फोकस होता है कि आपने जो सिस्टम बना था वो उसको आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, और साथ में आपने इंप्रूवमेंट क्या क्या किए हैं। तो इस तरह का एक ऑडिट सर्वेलेंस ऑडिट होता है, वो फर्स्ट ईयर होता है। उसके फिर 1 साल पूरा होने के बाद सेकेंड ईयर में भी होता है सर्वेलेंस ऑडिट 1 और सर्वेलेंस ऑडिट 2, और थर्ड ईयर में आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आपका होता है रीसर्टिफिकेशन ऑडिट। तो ये प्रोसेस है आईएसओ सर्टिफिकेशन की। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस को फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमेशा कि आपकी कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी सारी यूनिट है, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और आपका स्कोप क्या है। आप पूरी कंपनी का ISO 27001 बंद कर रहे हो, या एक पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट या किसी फंक्शन का ही आप ISO 27001 सर्टिफिकेशन ले रहे हो। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ISO 27001 सर्टिफिकेशन पूरी कंपनी के लिए ही नहीं, आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फंक्शन के लिए भी ले सकते हो। तो उसके हिसाब से डिसाइड होती है कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जो है मेनली कंसल्टिंग की कॉस्ट हो सकती है, ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन अगर आप कंसल्टिंग सर्विसेज लेते हो तो कंसल्टेंट कोशिश करता है ये समझने की कि कितने दिन का काम है। अगर बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा दिन लगेंगे, छोटी कंपनी है तो कम दिन लगेंगे। और सर्टिफिकेशन बॉडी ये देखती है कि उसको कितने मैन डे ऑडिट करना है, तो इनके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आपके यहाँ कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। तो मेनली ये कॉस्ट जो है वो 50,000 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है, कई बार ये 10 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, मेरा नाम सिद्धार्थ है, 18 साल का मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं ISO 9001, 14001, 45001, 20000-1 और 27001 का लीड ऑडिटर और कंसल्टेंट हूँ। CMI, एजाइल एंड सिक्स सिग्मा का भी मैं कंसल्टेंट हूँ। मेरा फ़ोन नंबर और मेरी ईमेल आईडी और स्काइप आईडी भी दी गई है। अगर आपका किसी और तरह का सवाल हो तो आप मेरे से इन दिए गए नंबर, ईमेल आईडी और पे बात कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।